नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जो पेट में आपका टॉपिक दिया गया है, यहाँ से आपके क्या-क्या सवाल बने हैं, जितने भी आपके पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, वो सारे सवाल यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर नंबर 2 है। एक वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री से जो आपके क्वेश्चन बने थे, ये वाला टॉपिक था। ठीक है, जो वो हम लोग कर चुके थे। इसमें क्या क्या कर चुके थे, ये वाला। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आपका प्राचीन इतिहास वाला कर चुके हैं। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे वो सारे सवाल करे थे। विद एक्सप्लेनेशन आप नहीं देखा तो वहाँ पर आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो आप शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके कौन से सवाल पूछे गए, तो पहला सवाल आपका शुरू होता है आपका रहा भैया, ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल पूछा गया है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनैतिक दल का गठन किया था। कांग्रेस के भीतर रहकर किस राजनैतिक दल का गठन किया था, किसने? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसका किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। CR दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव बने। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया था तथा हिंसा व असहयोग में अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करी थी। कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो ये थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे। चलो आगे देख लेते हैं। लाल कुर्ती पार्टी, जिसे खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में हुई थी, यह पख्तूनों का एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन था। इस संगठन के सदस्य लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती पार्टी कहा गया। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा किस अधिनियम या विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये कौन सा था भाई? तो अधिकारों का बिल रखा गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते थे। ठीक है, अधिकारों का बिल रखा गया था। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा गठित इस समिति को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, इसने संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय विधायिका के साथ में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की वकालत करी थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था? डोमिनियन स्टेटस की वकालत करी गई थी। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि यहाँ से आपको मैच कराना है, उनके क्षेत्रों के संबंधित आपको मिलान कराना। मराठा प्रमुख थे और उनके आपके क्षेत्र जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, तो यहाँ से आपको मैच कराना था। तो देख लेते हैं भाई। तो सिंधिया जो उनका क्षेत्र था उज्जैन वाला केंद्र था। होलकर इंदौर के थे, गायकवाड़ आपके बड़ौदा के थे और भोसले आपके नागपुर के थे। ठीक है, भोसले जो थे वो नागपुर के, गायकवाड़ आपके बड़ौदा के और होलकर जो थे इंदौर के। सिंधिया जो थे आपके उज्जैन उनका क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, सिंधिया उज्जैन हो जाता है। तो अब मैच करा लो, सिंधिया आपका उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके इंदौर के होलकर हो जाते हैं, इंदौर के होलकर हो जाएंगे। गायकवाड़ जो थे आपके भोसले नागपुर हो जाते हैं, गायकवाड़ आपके बड़ौदा हो जाते हैं। ठीक है, बड़ौदा उनका क्षेत्र था। 1892 के सुधारों का निम्नलिखित में से कौन सा आपका 1892 के सुधारों का विस्तार था? देखो अच्छे अच्छे सवाल इसमें पूछे गए थे, 23 वाला बैठता ही। कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो ये था 1909 का जो परिषदीय अधिनियम था, वही आपका 1892 के सुधारों का विस्तार था। 1909 का परिषद अधिनियम। 1909 के परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी। कई बार सवाल पूछा गया किसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा दिया गया। अगला सवाल है,
1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो सब कुछ देखो यहीं पे पूछ लिया। यूपी में 1920 में प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। किसान मार्च और आपका मार्च और सभा का गठन भारत में किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जिसका उद्देश्य किसानों के संघर्ष को एक व्यापक संघर्ष में एकीकृत करना था। मोतीलाल मोतीलाल तेजावत अच्छा भैया मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। नया नाम देखने को मिल रहा है, मोतीलाल तेजावत। ठीक है। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे भाई? तो देख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत जो थे वो राजस्थान से संबंधित थे। कहाँ से? राजस्थान से। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। 1920 के दशक में एक आंदोलन का नेतृत्व भी उन्होंने किया था। ठीक है। मुख्य आदिवासियों का मसीहा किसे कहा था? मोतीलाल तेजावत को। किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? देख रहे हो, अच्छा सवाल पूछा गया है भाई। ठीक है, पहली बार वो भी पूछा है। किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र हुआ था गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। मंडी षड्यंत्र जो आपका था दिसंबर 1914 जनवरी 1915 मंडी और सुकीत राज्यों में बैठकें हुई। इन बैठकों में मंडी और सुकेत के अधीक्षक व वजीर की हत्या कर खजाना लूटने और व्यास नदी पर बने पुल को नष्ट करने की योजना बनाई गई थी, किंतु षड्यंत्रकारियों को पहले ही पकड़ लिया गया और उन्हें सजा दे दी गई। ओ भैया, तो क्या टारगेट था? टारगेट था कि जो मंडी और सुकेत के अधीक्षक व वजीर की हत्या कर खजाना लूटना, व्यास नदी पर बने पुल को नष्ट करने की योजना बनाई गई थी, किंतु षड्यंत्रकारियों को पहले ही पकड़ लिया गया। किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? ये रिपीटेड सवाल है, तो ये आपका किसने? मुस्लिम लीग ने मनाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था कि वह मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करे और एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की स्थापना करे। मौलाना आजाद ने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिन कहा है। ठीक है, मौलाना जो अब्दुल कलाम आजाद थे वो 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिन उन्होंने कहा था। किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। ठीक है, विवेकानंद जी ने लिखी है पावर्स ऑफ द माइंड, स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। स्वामी विवेकानंद जी अन्य पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग आदि हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन मुख्य रूप से वेदांत दर्शन पर आधारित है, जिसमें ज्ञान, शक्ति और त्याग के महत्व पर बल दिया गया है। चलिए भाई अगला सवाल दिया गया है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रहने के लिए राज्य किया था? ये लेखपाल का भी सवाल है, लेखपाल में पूछा गया था। तो ये कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय इनका नाम था। ठीक है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 कार्यकर्ताओं के साथ में साबरमती आश्रम से 240 मील दूर गुजरात के दांडी के नवसारी जिले में जो पड़ता है यात्रा की। 24 दिनों बाद 6 अप्रैल को दांडी में समुद्र जल से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी यहीं से। ठीक है, भूदान आंदोलन जो था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ये 22 वाला पेट है, सिंपल है। 21 वाले में और भी सिंपल पूछे गए थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुई थी। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, वही जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए इस नारे का प्रयोग किया था।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए इस अन्य नारे कौन से जय हिंद दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इन्हीं के थे। किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? कौन सा अधिनियम था जिससे मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हो गया? तो किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या बैबल योजना के द्वारा, या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही आपका बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो डी वाला उत्तर सही है। ठीक है, चलो भाई आगे। 1935 के अधिनियम से सिंध एवं उड़ीसा नामक दो आपका प्रांतों का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति तथा स्वायत्त शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं कौन? महात्मा गांधी जी हो जाते हैं। सरदार पटेल की अगर बुक की बात करते हैं तो ऑन इंडियन प्रॉब्लम हो जाता है। सरोजनी नायडू की आपकी द ब्रोकन विंग हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाती है। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज बुक हो जाती है। द ऑन इंडियन प्रॉब्लम किसकी? तो सरदार पटेल की। ठीक है, द ब्रोकन विंग किसकी? सरोजनी नायडू की। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की। हिंद स्वराज किसकी बुक हो जाती है? तो महात्मा गांधी जी की हो जाती है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध कब्जे में लिया था। तो अवध जो कब्जे में लिया था हड़प नीति के तहत लिया था। कब लिया था? तो अवध को 1856 में इसने लिया था। ठीक है, 1856 में अवध को यानी आउटरम की रिपोर्ट की वजह से ही उन्होंने कुशासन का आरोप इस पे लगा दिया था। चलो, डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए अन्य जैसे आपके सतारा को 1848, जैतपुर को 1849, बघाट को 1850, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में हड़प लिया। ठीक है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया 1919 में, जिसके अध्यक्ष आपके महात्मा गांधी जी बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा अजमल खान और हशरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। ब्रिटिश सरकार की तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर करने के लिए किया गया था। चलिए आगे। अगला पूछा गया कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? कौन सी जो आपकी घटना थी उसके बाद में आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता की वजह के बाद ही तो आपका चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन 1942 में ही आता, उसके बाद में चलता है। ठीक है, चलो भाई 8 मार्च अगर बात करते हैं, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की खिलाफत के बाद विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन बम्बई में प्रारंभ हुआ। इसी समय गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो आपके कौन हो जाते हैं? सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर हो जाते हैं। गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी तो यहाँ पर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 1950 तक रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो था 1947 से 48 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय पूछे तो श्री राजगोपालाचारी हो जाते हैं। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो 1935 का अधिनियम था, उसके द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, बर्मा म्यांमार जिसे कहा जाता है ब्रिटिश भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 को अलग हुआ। अलगाव के बाद बर्मा एक पृथक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया और 1948 ईस्वी में ब्रिटिश राज से 1948 में, ठीक है, 1948 में पूर्ण स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया ये। ठीक है, बर्मा।
भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका गठन किया था। ठीक है, और ये पुनर्गठन मान चलो दोबारा इन्होंने किया था। ठीक, INA का गठन 1942 में, हाँ 1942 में मोहन सिंह द्वारा किया गया था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। बोस ने भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही INA का पुनर्गठन और विस्तार किया था। चलो भाई, अगला सवाल पूछा गया, किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए तो एक माना जाता, तो रेलवे को ही माना जाएगा। बाकी आप सेफिंग, वृक्षारोपण, खान, बैंकिंग ऐसा कुछ नहीं, रेलवे को ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, डलहौजी जो 1848 से 1856 तक रहता है के शासनकाल में पहली बार 1853 में मुंबई से थाने के मध्य प्रथम रेलगाड़ी चलाई जाती है। भारत में रेल शुरू करने का मुख्य कारण माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना था, इसीलिए तो उन लोगों ने शुरू करा भाई। और क्या उनको पड़ा था, उनकी क्या उनको, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि किस व्यक्ति के ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखा? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो यहाँ पर अगर किताबों की बात कर लेते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की हो जाती है। वहीं अगर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, आपकी भारत की खोज एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी आपकी हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू को सत्य के साथ मेरे प्रयोग और यंग इंडिया भी हो जाती है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत विभाजन उनकी किताब हो जाती है। इंडिया डिवाइडेड जिसे कहते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग करा था उन्होंने, वो थे कौन? हजरत मोहनी जी थे। कौन? हजरत मोहनी थे। हजरत मोहनी वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में, अब अगला सवाल आपसे बन सकता है कि किस अधिवेशन में? तो अहमदाबाद अधिवेशन में यह मांग रखी थी। हालांकि वो यह उस समय यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल पूछा गया, ये अगर आगे बात कर लेते हैं, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग को लक्ष्य को अपनाया गया था। किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो कौन सा हो जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन तभी शुरू हुआ था जब बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया था, तभी स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहता था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ब्रिटिश सरकार ने कौन सी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता जगाई थी? तो अंग्रेजी को ही तो जगाएंगे। ठीक है, संस्कृत हिंदी को काहे जगाएंगे? औपनिवेशिक अंग्रेजों ने औपनिवेशिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य भारतीयों को, विशेष रूप से सैनिकों को, अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति अविश्वासी बनाना था। हाँ भैया, बना दो। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो एक उदाहरण कौन सा था? तो अंतिम तो कौन सा था भाई? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ठीक है, तो ये वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस अधिनियम का उद्देश्य शासन में भारतीयों के अधिक भागीदारी के लिए एक ढांचा प्रदान करना था, जबकि अंतिम निर्णय ब्रिटिश हाथों में ही रहे। ठीक है, इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी: प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय संरचना, शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय की स्थापना, ये इसकी विशेषताएं थी, प्रमुख विशेषताएं थी। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1939 में त्रिपुरी के
कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। इसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था। ठीक है चलो भाई, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता को और आगे बढ़ाना। ठीक है, यही तो था इनका। तो यहाँ पर लिखा तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में अधिक एकता लाने के लिए इनका टारगेट था। गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन को मिलाना चाहते थे। गांधी जी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को सहयोग दिया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था भाई। हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति डलहौजी ही लाया था। ठीक है, तो वही तो होगा भाई। चलो भाई, डलहौजी ने राज्यों के को 3 प्रकार से हड़पा था। एक था युद्ध द्वारा, एक था कुशासन या भ्रष्टाचार के आरोप द्वारा, एक था गोद निषेध या प्रथा या हड़प राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत के सिद्धांत पर, यानी 3 तरीके से उसने हड़पा था भाई। साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार कब आता है? तो 1928 में आता है। ठीक है, कब आता है भाई? 1928 में आता है। साइमन कमीशन को ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, ध्यान रखना में किसके लिए? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था आया था उसके लिए। इसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे जिनका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। ठीक है, इसलिए साइमन कमीशन रखा गया। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होने के कारण भारतीय नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया, प्रदर्शन किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन था। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन के अध्यक्षता नेहरू जी करते हैं। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई भैया। ठीक है, चलो यहाँ से मैच कराना है। कुछ पार्टियां दी गई हैं और मित्र मेला है, कह रहा सही मिलान करो। इंडियन नेशनल आर्मी, सिंपल सवाल है, 2021 का पेट है। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाते हैं। मित्र मेला आपका मित्र मेला होम रूल युग आपका इनिवेशन, मित्र मेला वेडी सावरकर जी हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगला, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के जुड़ने का विरोध किया था? तो कौन थे? यही तो यार थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था यार ये आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। हाँ भैया, खलीफा मान रहे थे। चलो भैया, मानो क्या जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, और युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया तो भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को सहयोग करने दिया। ठीक है, कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? कौन सा भैया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ठीक है, HRA ही जो था आपका, वो आपका काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ठीक है, अब तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका कर दिया गया है। ठीक है, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो है 1925 में लखनऊ के काकोरी के पास में HRA के द्वारा किया गया था। इस योजना को रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी ने अंजाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? तो मणिपुर में। ये देखो कठिन सवाल 2023 वाले में यार, इन लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं, सबको क्या बताएं। ठीक है, तो मणिपुर में पड़ रहा है। INA या इंडियन नेशनल आर्मी एक सशस्त्र बल था जिसका स्थापना मोहन सिंह द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों की मदद से की गई थी।
बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस संगठन को आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। 1823 का सवाल है, कह रहा है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक 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 चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? किस राज्य के बारे में कहा था? तो अवध के बारे में कहा था। ठीक है, ये भी 23 का सवाल है। अवध का प्रयोग सरकार द्वारा बफर स्टेट के रूप में किया जाता था। 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दे दिया था? ये सवाल देखो 23 का है, अच्छा खासा पूछा गया। तो 1939 में जब यार उनकी हार हो गई थी तभी, ठीक है, जब पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथ ने जब घोषणा कर दी थी कि भारतीय हमारे साथ हैं, तभी, ठीक है, भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। तब भी क्या हुआ, इस पर कांग्रेस समिति ने 8 राज्यों के मंत्रिमंडलों ने 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस ने कुल 28 माह तक ही शासन किया था। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए भारत किसे भेजा गया था? तो गांधी जी विंस्टन चर्चिल द्वारा किसे भेजा गया था गांधी जी के साथ में? तो ये आपका कौन था भैया? रिपन था या स्टेफर्ड क्रिप्स था, माउंटबेटन था या लिनलिथ था? तो कौन आया था भाई? तो ये आया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स आया था। जब नहीं क्रिप्स मिशन आया था, वही तो आया था समझौता करने के लिए। विंस्टन चर्चिल ने 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा, ठीक है, और क्रिप्स को यह आदेश था कि वह बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ साथ अल्पसंख्यक जाति मुस्लिमों की भी सहमति प्राप्त करें, ठीक है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। वह इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? देखो, तो ये तो ऑटोमन साम्राज्य था, यही तो था भाई, क्यों भाई? हाँ, ऑटोमन साम्राज्य था। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए, ठीक है, यही चाहते थे। खिलाफत आंदोलन जो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुआ, ठीक है, 1914 के बाद, 1914 से 18 के बीच में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, किंतु जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला लिया था? कौन? तो ये लखनऊ पैक्ट यार था, ठीक है, उसमें ही तो ये एक हो गए थे। बाकी 1907 में सूरत अधिवेशन राष्ट्र बिहारी बोस ने पता नहीं कैसी रियासत रची, तो ये लोग अलग हो गए थे। अरे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे। लखनऊ अधिवेशन के 1916 का अधिवेशन हो रहा था और यहाँ पर 1907 में सूरत अधिवेशन हो रहा था और उग्रवादियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिला और फिर उसके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ था, किसमें? 16 वाले में, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो सांप्रदायिक पुरस्कार उसने बनाया था। तो देखो, ये आपका अगर बात करते हैं तो ये आपका ये सांप्रदायिक पुरस्कार 1937 वगैरह में आते हैं। तो ये द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसका परिणाम होता है, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है उसका परिणाम होता है। 23 वाला देखो पूछा गया अच्छा खासा सवाल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी, जिसमें विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू किया गया। पहले यह केवल मुसलमानों पर ही लागू था, फिर दलितों को भी दिया गया।
चलो, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर आपके वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। 1772 से 1785 तक रहते हैं। अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1772 में हेस्टिंग ने क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन का अंत किया था। किसने? हेस्टिंग ने अंत करा था। शुरू किसने करा था? क्लाइव ने। हेस्टिंग के काल को बंगाल की राजधानी कलकत्ता, हेस्टिंग के काल में बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी थी। अगला सवाल सिंपल पूछा गया है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है। 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1901 में उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी 1901 में। ठीक है भाई, ओके भाई साहब। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया? 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग, तो आपके तिलक और एनी बेसेंट थे। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट हो जाते हैं, इन्होंने शुरू करा था। ठीक है, होम रूल की योजना एनी बेसेंट ने बनाई, उन्हें इसकी प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से मिली। इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव आपके एनसी केलकर थे। तिलक को होम रूल लीग के दौरान ही लोकमान्य की पदवी मिली। आपसे हो सकता सवाल अगर आप पूछते कहीं पे। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कौन? आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। 9 अगस्त 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोश कोशिश में हम अपनी जान दे देंगे। ठीक है, चलो भाई। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो आपका प्रस्ताव कह रहा है कि इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो जब इस्तीफा दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद जी आ गए थे। 1939 में आपका हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष पद को लेकर गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के मुद्दे पर मतभेद को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बोला कि यार हमको नहीं, चलो तुम ही लोग करो इसमें। ठीक है, तुम ही लोग लपेटो, हमको नहीं इसमें रहना। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना 1800 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका रिचर्ड वेलेजली था। देख रहा हूँ ना, ये 23 वाला पेट है भैया। रिचर्ड वेलेजली के द्वारा आपका कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में करी गई थी। आपकी बार भैया थोड़ा डीप लेके पढ़ के चलना है। ठीक है, तभी काम चलेगा। अगला सवाल यहाँ पे अगर बात करते हैं, लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना करी गई थी। प्रिंसिपल हेनरी टी कोलब्रुक थे इसके। ठीक है, और 1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस कॉलेज को बंद भी कर दिया गया था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का उनको यह मैच कराना है। ठीक है, मैच कराना 23 वाला पेट है भैया। इसी में पूछा गया था। अच्छा, लफड़ा चला था भैया, खूब चला था। लंगोटी पहनना कब शुरू करा था? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बारडोली सत्याग्रह 1928 में होता है भाई। ठीक है, उसके बाद में गांधी जी ने नोआखली की यात्रा ये 1946 में करते हैं। ठीक है, फिर अहमदाबाद में मिल मजदूर वाला 1918 में होता है। ठीक है, लंगोटी कब से पहनते हैं? तो 1921 से पहनते हैं। ठीक है, चलो भाई, 1921 से पहनते हैं लंगोटी। 1922 में असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद में गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, निलंबित करने कहाँ पर? अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया। कितने वर्षों की साधारण कारागार की सजा सुनाई गई थी? 6 वर्षों की। ठीक है, इसी में वो आपका ब्रूमफील्ड जज, कौन था? ब्रूमफील्ड जज करके था, उसने दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई। उन्हें सरकार द्वारा 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, चलो भाई।
आगे भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित का सबसे लंबा अधिनियम था। हाँ भाई, मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 और क्या था, और था आपका बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये लो भैया, अच्छा सवाल है यार। ठीक है, ढूंढोगे मिलेगा नहीं तेल लिखने पे। तो बर्मा सरकार अधिनियम, ठीक है। तो भारत 1935 के थोड़ा डिटेल कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो चीज़ें हैं एक्सप्लेन भी करी जा रही हैं। 1935 के अधिनियम में 321 तक के अनुच्छेद भारत से संबंधित थे, जबकि 322 से 451 तक अनुच्छेद बर्मा से संबंधित थे। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा, ठीक है, और लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन कुछ परिवर्तन के साथ में इसी अधिनियम द्वारा संचालित रहा। ठीक है, बंगाल के विभाजन, ये भी 23 का बंगाल के विभाजन के ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था। डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? डेल्टा आंध्र में जो आंदोलन हुआ था उसको क्या नाम दिया गया था? तो वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, क्या नाम था? वंदे मातरम आंदोलन नाम दिया गया था। ठीक है भाई, ये भी अच्छा सवाल है कि नहीं? ठीक है, हाँ भाई, वंदे मातरम आंदोलन। चलो भाई, तो क्या था? वंदे मातरम। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय के परिणाम स्वरूप चलाया गया। इसमें आपको पता है कि बहिष्कार करना, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का भारतीय वस्तुओं का प्रोत्साहन करना, ये सारी चीज़ें आपको पता है, बच्चे को पता है। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो किसके निमंत्रण पर? रास बिहारी बोस के नियंत्रण पर आए थे। हाँ, 1943 में सुभाष चंद्र बोस किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर, ठीक है, आए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का अध्यक्ष INA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आजाद हिंद फौज कहा जाता था। भैया, ठीक है। चलिए, कुछ और भी सवाल क्या है कह कि हाँ, यहाँ पे अगर 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के गठन की घोषणा करी थी। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो देखो, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो किस क्रांति के आपके साथ में हुई, तो कौन सी क्रांति थी? तो आपका फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। ठीक है, ये अपने संविधान में लिए गए वहां से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिए गए प्रस्तावना में ये पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अपना भी है चैप्टर पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपका भारतीय भूगोल, यानी भूगोल के बारे में आपसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे, वो सारे चर्चा करेंगे। हम लोगों ने दूसरा वीडियो कंप्लीट कर लिया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और जो 23 वाले पेट है उसके हिसाब से आपको बढ़ के जाना है, लेवल बढ़ा के जाना है। ठीक है, और इसमें हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे अच्छे खासे कंटेंट के साथ में। ठीक है, हल्का फुल्का कंटेंट नहीं चलेगा, अच्छा कंटेंट चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहले हम प्रीवियस ईयर करा लेते हैं, PYQ करा लेंगे, उसके बाद में अपने जो कंटेंट चलेगा वो वाला दिखाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।